हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर कॉरपोरेट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट, यानी कि अदत्त याचना और ब्याज। इसके बारे में सुनिए पहले। इफ़ अ शेयर होल्डर डज नॉट मेक पेमेंट ऑफ एनी कॉल मेड बाय द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। इन द बैलेंस शीट the amount of call in arrears is shown as a deduction from total amount called under subscribed capital। यदि कोई अंशधारी कंपनी द्वारा अंशों पर मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो यह अदत्त याचना कहलाती है। इसका लेखा करने के लिए निम्न प्रविष्टि की जाती है। यह है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, यानी कि कौन से इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी, कुछ भी हो सकता है। उसकी जगह कोई सी भी कॉल हो सकती है, इसलिए यहाँ डैश लगा है। अब ऑन रिसीविंग कॉल इन एरियर, यानी कि बकाया याचना राशि प्राप्त होने पर, जब इसको प्राप्त करते हैं तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, आप सुनिए आगे। There is no need of opening a separate account of calls in arrears. Rather, paid up capital is written in the balance sheet after subtracting the amount of calls in arrears out of called up capital. If there is provision in the articles of the company, it can take interest on calls in arrears. Rate of interest is 5% per annum, but this rate can be increased or decreased as per the board of directors. This interest is taken from the due date to the actual date of payment. Following entries are made in the regard. आप पहले से हिंदी में सुन लीजिए। अदत्त याचना का पृथक कोई खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अदत्त याचना राशि को आर्थिक चिट्ठे में मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दत्त चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल लिखते हैं। कंपनी के अंतर नियमों में यदि व्यवस्था है तो अदत्त याचनाओं पर कंपनी ब्याज ले सकती है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है, परंतु यह दर मंडल द्वारा घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। यह ब्याज याचना की देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक लिया जाता है। इस संबंध में निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं। नंबर फर्स्ट है ऑन रिसीविंग इंटरेस्ट इन करंट ईयर, चालू वर्ष में ब्याज की राशि प्राप्त होने पर। इसमें एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अब नंबर सेकंड है ऑन पेमेंट of interest due on calls in arrear at the end of the year। वर्ष के अंत में बकाया याचना पर ब्याज दे होने पर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। नंबर थर्ड है ऑन रिसीविंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन द कमिंग ईयर, आगामी वर्ष में अदत्त ब्याज की राशि प्राप्त होने पर। इसमें एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। नंबर फोर्थ है ऑन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज की राशि को लाभ हानि विवरण में अंतरित करने पर। इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी पर ही एक क्वेश्चन है, वो सुनिए। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स of ₹10 each payable as under।
₹3 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call, and ₹2 on final call. Suresh, who holds 100 shares, failed to pay first and second call money. Sharad, who holds 50 shares, failed to pay only second call. Pass necessary journal entries in the books of the कंपनी। यानी कि इसके सुनिए, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5000 अंश निर्गमित किए। इन पर देय राशियाँ निम्न प्रकार दे है: 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये अंतिम याचना पर। सुरेश, जिसके पास 100 अंश हैं, प्रथम व द्वितीय याचना का भुगतान नहीं कर सका। शरद, जिसके पास 50 अंश हैं, केवल द्वितीय याचना का भुगतान नहीं कर सका। कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन सुनिए। यह है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट रुपीज़ और अमाउंट रुपीज़। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट डेट। तो पहली एंट्री होगी रिसीव करने की, एप्लीकेशन रिसीव करने की, यानी कि आवेदन प्राप्त होने की एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखो एप्लीकेशन पर 3 रुपये हैं, ये 5000 शेयर्स हैं, 3 5 = 15, यानी कि 15000 डेबिट में लगेगा, 15000 क्रेडिट में। तो जो एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री हो गई। अब इसी की ट्रांसफ़र होने की एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 15,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट की 2 रुपये आवंटन पर थी, तो 2 पंजे 10, यानी कि 10,000 इसमें, 10,000 इसमें। फिर रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, 10,000। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी 3 रुपये प्रथम याचना पर थे, फर्स्ट कॉल पर थे, तो 3 पंजे 15, इसमें 15,000 से एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब हम इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसमें ये दे रखा था कि सुरेश, जिसके पास 100 अंश हैं, प्रथम व द्वितीय याचना का भुगतान नहीं कर सका। तो प्रथम याचना पर 3 रुपये हैं, 3 की 100 से गुणा करी 300 रुपये, तो 15,000 में से 300 रुपये कम करके 14,700 से हम रिसीव करेंगे इसकी एंट्री। अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। तो बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये है सेकंड कॉल पर 2 रुपये थी, तो 2 पंजे 10, 10,000 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री है, इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पर, यानी कि ये दे रखा था सुरेश, जिसके पास 100 अंश हैं, प्रथम व द्वितीय याचना का भुगतान नहीं कर सका। और शरद, जिसके पास 50 अंश हैं, केवल द्वितीय याचना का भुगतान नहीं कर सका। तो 100 अंश 300 हो गए और 5 × 15, 150 हो गए। नहीं, 2 रुपये अंतिम याचना पर, 200 तो उसके हो गए 100 रुपये के हिसाब से, और 50 के हिसाब से 100 हो गए, तो 300 अंश हो गए। तो 15,000 में से 300, 10,000 में से 300 माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें 10,000 है, तो 9,700 से इसकी एंट्री रिसीव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नोट करके दे रखा है, इसे ध्यान से देखिए। इन द ओपिनियन ऑफ सम पर्सन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट शुड बी ओपनड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इन दैट केस द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड विल बी एज अंडर। यदि आवंटन या याचना पर अवशेष राशि से अपशिष्ट याचना का खाता खोला जाए, तो ऐसी दशा में प्रथम याचना प्राप्त होने का लेखा निम्नवत किया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट,
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट में 14,700, कॉल्स इन एरियर में 300 रुपये और शेयर फर्स्ट कॉल में 15,000 रुपये। In the same way, receipt of second call will be shown by debiting ₹300 in calls in arrear account। इसी प्रकार द्वितीय याचना प्राप्त होने पर 300 रुपये कॉल्स इन एरियर खाते में जाएंगे और उसके लिए भी उपरोक्त जैसा लेखों की भांति ही किया जाएगा। आगे देख नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रचना कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 in the public. On these shares, ₹3 on application received on 15th April 2014, ₹3 on allotment received on 30 June 2014, and balance on calls received on 31st August 2014. Deepak, who is holder of 1,000 shares, failed to pay allotment money on its due date, but on 31st August 2014 had he paid the balance of allotment money with interest along with call money. According to articles of association, interest is receivable on calls in arrears at the rate of 5% per annum. Pass journal entries in the books of रचना कंपनी। सुनिए, रचना कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 10,000 समतांश जनता में निगमित किए। इन अंशों पर 3 रुपये आवेदन 15 अप्रैल 2014 को प्राप्त हुए। 3 रुपये आवंटन 30 जून 2014 को प्राप्त किए और तथा शेष राशि याचना पर 31 अगस्त 2014 को प्राप्त किए। दीपक, जो 1000 अंशों का धारक है, आवंटन राशि का भुगतान दे तिथि पर करने में असमर्थ है, लेकिन बाद में उसने याचना राशि के साथ आवंटन के अवशेष का भुगतान ब्याज सहित 31 अगस्त 2014 को कर दिया। अंतर नियमों के अनुसार बकाया याचना पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्य है। रचना कंपनी की पुस्तकों में जनरल लेखे कीजिए। इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं आपको मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।